तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बेहतरीन तरफ से, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई आप करते होंगे। ठीक है। तो चलिए, आज का एक न्यू पार्ट स्टार्ट हो रहा है आज। ठीक है। जो कि देखा जाए तो आज आपका डेट हो गया है। आज आपका 28 तारीख है। ठीक है। जो कि एग्ज़ाम आपका 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। जो कि बहुत नज़दीक है। ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही डेडिकेटेड सीरीज एसएससी जेई 2025 के जो अभी मास्टर सीरीज चल रहा है, उसी का पार्ट नंबर 11 है। ठीक है। जो कि अभी आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है। जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें, ताकि इससे क्या होने वाला है कि आपको सबसे पहले जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ, लाइक क्लासेस के रिगार्डिंग या फिर आपका नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग जो भी आते हैं, मैं सबसे पहले मैं आपके पास में पहुँचाने का कोशिश करता हूँ। ओके। तो चलिए, बिना देरी का मैं आज का जो सेशन है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। जो कि आज का जो सेशन है वो फिर बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है। चलिए, मैं आज का जो देखिए, आज का जो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक मिनट। हम्म देखिए, आज का जो मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या है। डिपिट्स डिपिट्स एजम्पशन आर वैलिड फॉर, बताइए। ये आपका डिपिट सजेशन आपका इरिगेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कि डिपिट्स एजम्पशन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि आर वैलिड फॉर, ये किस में वैलिड होता है। पहला जो आपका है कि आर्टिसियन एक्यूफर, सेकंड आपका है कि कन्फाइंड एक्यूफर, थर्ड आपका है कि लेकी एक्यूफर, या फिर फोर्थ है आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका डिपिट्स इक्वेशन जो होता है, ये आपका क्या करता है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं डिस्चार्ज की। ठीक है। डिस्चार्ज थ्रू द अनकन्फाइंड एक्यूफर। ठीक है। मतलब ये डिस्चार्ज मेजर करता है थ्रू द अनकन्फाइंड एक्यूफर में। ठीक है। जो अनकन्फाइंड एक्यूफर जो होता है उसमें ये डिस्चार्ज मेजर करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो हालांकि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ठीक है। डी इज द राइट आंसर है, लेकिन हम लोग को और जानना है कि, और इसके बारे में डीपली जानना है कि इसका जो एजम्पशन है, क्या कौन कौन सा एजम्पशन है। तो देखिए, हम लोग लिखते हैं। ठीक है। देखिए, फर्स्ट इसका एजम्पशन क्या है कि इसका जो एक्यूफर होना चाहिए ना, एक्यूफर जो होगा इसका एलवेज अनकन्फाइंड होगा। ठीक है। एलवेज अनकन्फाइंड होगा। दूसरा जो होगा, एक्यूफर हैज एक्यूफर हैज इन इन्फानाइट एरियल एक्सटेंट। ठीक है। एक्यूफर हैज इन्फानाइट एरियल एक्सटेंट। ठीक है। थर्ड जो होगा आपका, थर्ड जो होता है ना, कि देखिए ये जो होता है आपका, इसका जो एजप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं कि ड्यूपिट्स का एजप्शन एजप्शन क्या क्या हो सकता है। इसका हम लोग दो जान लें कि एक्यूफर जो इसका जो पहला एजप्शन आपका होगा कि एक्यूफर इज अनकन्फाइंड। ठीक है। एलवे जो आपका एक्यूफर जो होगा आपको अनकन्फाइंड होगा, कन्फाइंड नहीं होगा, अनकन्फाइंड एरिया इसका होगा। ठीक है। दूसरा जो इसका एजप्शन है कि एक्यूफर हैज इनफानाइट एरियल एक्सटेंट। ठीक है। इसका जो एरिया जो होगा इनफानाइट होगा। ठीक है। थर्ड जो हम लोग जानते हैं कि जो एक्यूफर जो होता है वो आपका होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होता है। ठीक है। साथ ही साथ इसका जो थिकनेस जो होता है, थिकनेस जो होता है आपका यूनिफॉर्म होता है ओवर द एरिया। ठीक है। जितने एरिया में आप अनकन्फाइंड देख रहे हैं, ठीक है, वो आपका जो एरिया रहता है, अब वो उसका एरिया आपका क्या होगा, अनकन्फाइंड होगा। ठीक है। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं कि थर्ड जो आपका पॉइंट है आपका, एक्यूफर इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड यूनिफॉर्म थिकनेस। ओके। इसका जो थिकनेस होगा एलवेज आपका यूनिफॉर्म होने वाला। ठीक है। ओवर द एरिया, जितने एरिया में है ये, ओवर द एरिया। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इसका देखिए फोर्थ एजम्पशन क्या होगा।
देखिए फोर्थ एग्जाम्पल जो इसका होता है कि देखिए इसका जो एक्यूफर जो हम लोग इसका जो एक्यूफर जो होता है, एक्यूफर इज पंप। जब हम लोग एक्यूफर से हम लोग पंपिंग करते हैं, कोई भी वाटर को हम लोग पंपिंग करते हैं, ठीक है, तो इसका जो डिस्चार्ज होने वाला है, जो पंप हम लोग करेंगे, तो इसका डिस्चार्ज आपका यूनिफॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि एक्यूफर इज pumped at a constant discharge rate। डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज रेट इसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो आपका इसका जो ग्रेडियंट होता है ना, इसका जो ग्रेडियंट होगा बिटवीन, इसका जो मान के चलिए कि वो पंपिंग वेल है, एक और आपका जो क्या है मॉनिटरिंग वेल है, तो ये दोनों के बीच जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, ग्रेडियंट क्या होगा आपका स्टेडी स्टेट में होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि द ग्रेडियंट बिटवीन pumping well pumping well and monitoring well is at a steady state, ठीक है। क्या होगा, इसका जो ग्रेडियंट होगा पंपिंग वेल और आपका मॉनिटरिंग वेल का जो ग्रेडियंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा स्टडी स्टेट में होगा, ठीक है। इसमें एक और जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो आपका बोल सकते हैं कि जो इसका फ्लो वेलोसिटी जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, देखिए फ्लो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ओके। ये आपका एजम्पशन हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, अनकन्फाइंड एक्यूफर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि बेस्ड ऑन स्पॉट स्पीड डेटा विच स्पीड इज यूज फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड। बताइए ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ए रोड के लिए हम लोग स्पॉट स्पीड का डेटा क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ए रोड के लिए जो आपका स्पॉट स्पीड का जो डेटा होता है आपका 98 परसेंटाइल होता है, ठीक है। एक इसी में आपका आता है सेफ स्पीड, ठीक है। क्या सेफ स्पीड जो होता है उसका जो हम लोग सेफ स्पीड का जो लिमिट होता है वो आपको कितना होता है 85 परसेंटाइल, ठीक है। एक और आपका होता है मिनिमम स्पीड लिमिट, ये आपको कितना होता है 15th परसेंटाइल, ठीक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि देखिए एसेशन रीजन का क्वेश्चन है कि एसेशन में ए में क्या है कि पोज़ोलाना इज एडेड टू अ सीमेंट टू इंक्रीज ईयरली स्ट्रेंथ। क्या ये आपका जो एसेशन ए है क्या ये सही है। अगर दूसरा देखिए दूसरा रीजन क्या है कि इट रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। बताइए पोज़ोलाना क्या होता है इसका जो फर्स्ट अजम्पशन है क्या वो सही आपको लग रहा है क्या, बताइए बताइए। देखिए इसको मैं आपको बताता हूँ, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी ये रॉन्ग है, ठीक है। ईट की पोज़ोलाना जब हम लोग सीमेंट में ऐड करते हैं तो ये क्या करता है कि सबसे पहले ये आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करेगा और क्या कहता है आपका इसका एक ट्रिक है, ठीक है। क्या PWSHAPC, ठीक है। देखिए पी से आपका पोज़ोलाना हो गया, पोज़ोलाना में क्या आता है ये आपका
पोजोलोना आपका वर्कबिलिटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है, वर्कबिलिटी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ आपका श्रिंकेज श्रिंकेज भी इंक्रीज कर देता है, श्रिंकेज विल बी इंक्रीजेज, ठीक है। जब वर्कबिलिटी इंक्रीज करेगा, श्रिंकेज इंक्रीज करेगा, इट मीन्स ये जो आपका है हीट ऑफ हाइड्रेशन ये ऑलवेज डिक्रीज करेगा। साथ में आपका एयर इंटेनिंग एजेंट, ठीक है, एयर इंटेनिंग एजेंट लाइक आपका लीजिए सुपर प्लास्टिसाइजर ले लीजिए, प्लास्टिसाइजर ले लीजिए, जितना भी आपका एयर इंटेनिंग एजेंट है इसका भी ये आपको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, ये कम होता है। एयर इंटेनिंग एजेंट, एयर इंटेनिंग एजेंट ये भी आपको कम होगा, ठीक है। ये आपका क्यूरिंग टाइम भी आपका ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो समझ गए, मेनली जो पोज़ोलोना का जो फंक्शन रहता है कि पोज़ोलोना जब वो लोग सीमेंट में ऐड करते हैं तो मेनली ये क्या इसका फंक्शन यही है, इसका पर्पस यही है कि सबसे पहले एक ये आपका वर्कबिलिटी और श्रिंकेज दोनों ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है, दोनों ये इंक्रीज कर देता है। जैसे ये हम लोग मिक्स करते हैं तो ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, ये दोनों इंक्रीज करने के बाद इसके साथ क्या, जब हम लोग वर्कबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब कंक्रीट का वर्कबिलिटी इंक्रीज कर जाता है तो उसमें वहाँ पर क्या होगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा। साथ ही साथ क्या करता है कि एयर इंटेनिंग एजेंट जो होता है वो भी कम इसमें होता है, ठीक है, उसको भी कम कर देता है। और साथ ही साथ आपका क्या करेगा कि आपका क्यूरिंग का जो पीरियड होता है वो भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका आर आर सही है, मतलब आर ट्रू है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ट्रिक को आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द एनुअल एवरेज डेली वाटर कंजप्शन ऑफ ए सिटी इज 48,000 क्यूबिक मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम आवरली डिमांड विल बी, बताइए, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। मैक्सिमम आवरली डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होता है आपका कितना होता है, 2.7 इंटू एवरेज एनुअल एवरेज आवरली डिमांड, ठीक है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2.7 इंटू कितना दिया हुआ 48 पे 30 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, क्योंकि वहाँ डेली एवरेज डेली वाटर कंजम्पशन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है, बताइए कितना आएगा, 24 दूना 2 48, 27 दूनी 54, 54 का है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, समझ गए। ये आपका हो गया किसका फार्मूला, किसका मैक्सिमम आवरली डिमांड का, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम आवरली डिमांड पूछ रहा था कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए क्या है कि सील्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड, बताइए सील्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड, उसके बाद वेल सील्ट इजेक्टर आर कंस्ट्रक्टेड, बताइए, दोनों के बारे में पूछ रहा है। सील्ट एक्सक्लूडर हम लोग कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, और सील्ट इजेक्टर, बताइए। हम लोग पहले जानते हैं कि सील्ट एक्सक्लूडर, व्हाट इज सील्ट एक्सक्लूडर, एनीवन कि व्हाट इज सील्ट एक्सक्लूडर। सील्ट एक्सक्लूडर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो ये क्या करता है कि सबसे पहले हम लोग सील्ट एक्सक्लूडर, ठीक है, एक्स, इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कौन से अपर स्ट्रीम में यूज करते हैं या फिर डाउन स्ट्रीम में करते हैं। देखिए जो सील्ट एक्सक्लूडर होता है इसको हम लोग यूज करते हैं आपका अपर स्ट्रीम में, ठीक है, रिवर के अपर स्ट्रीम में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऑन द रिवर बेड, ठीक है, ऑन द रिवर बेड ऑन द डाइवर्जन हेड वर्क, देखिए ऑन द रिवर बेड ऑन द बेड ऑफ टेक कैनाल वर्क नहीं होगा, ऑन द रिवर बेड ऑन द रिवर बेड ऑफ द ऑफ टेकन कैनाल ऑन द बेड ऑफ द रिवर ये भी नहीं होगा, ऑन द रिवर बेड टेकन ऑफ ऑन द रिवर बेड ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा जो कि सही होगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, ये क्या बोल रहा है कि सील्ट एक्सक्लूडर, ठीक है, सील्ट एक्सक्लूडर को हम लोग जब भी यूज करते हैं क्या करते हैं, रिवर के बेड पे करते हैं, ठीक है, रिवर के बेड पे सील्ट एक्सक्लूडर यूज इन आपका ऑन अ रिवर बेड इन अपस्ट्रीम
अपस्ट्रीम पार्ट, ओके, अपस्ट्रीम पार्ट, ठीक है। और दूसरा जो आपका होता है इसमें क्या है कि सिल्ट एजेक्टर, सिल्ट इजेक्टर और मेनली यूज फॉर डाइवर्जन हेड वर्क ऑन ए डाउन स्ट्रीम पार्ट, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये, अच्छा एक मिनट, ये नहीं होगा यार, ऑन द रिवर बेड, ठीक है, ऑन द बेड ऑफ टेकन कैनाल, सही सही बात, ऑफ टेकन कैनाल, ये ऑप्शन सही है आपका, ये गलत है, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग जब भी हम लोग जानते हैं, आपको मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए सील्ट इजेक्टर जो होता है वो एलवेज आपको डाउन, आपका कहाँ पे, आपको कैनाल के डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द कैनाल में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो लिख रहा है देखिए ऑफ टेकन इट मीन डाउन स्ट्रीम ऑफ द कैनाल, ठीक है। और ये जो हो गया आपका सिल्ट इजेक्टर जो हो गया, सिल्ट इजेक्टर एंड ओनली यूज फॉर on a river bed on a upstream part, okay. Option number B is the correct answer, okay. Then next question is the value of Poisson's ratio for a brass metal, बताइए कि द पॉइजन्स रेशियो का, ब्रास मेटल का पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। देखिए पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू कितना होता है आपका ब्रास मेटल के लिए, 0.34, ठीक है। इसके इसके बदले हम लोग पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके। चलिए हम लोग कुछ पॉइजन्स रेशियो के वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपका मटेरियल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मटेरियल है, यहाँ आपका पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू है। फर्स्ट हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया आपका, फिर ब्रास हो गया, फिर आपका ब्रोंज हो गया, फिर आपका कास्ट आयरन हो गया, फिर आपका कंक्रीट हो गया, फिर आपका स्टील हो गया, ठीक है। मेनली हम लोग इसको लिखते हैं, देखिए एल्युमिनियम में कितना होता है 0.33, ठीक है। ब्रास में कितना होता है 0.34, ब्रोंज से कितना होता है 0.35, एकदम सीरियल वाइज से है, ठीक है। कास्ट आयरन कितना होता है, कास्ट आयरन का 0.27, ठीक है। अब कंक्रीट कितना होता है, कंक्रीट का आपका 0.20, ठीक है। स्टील का कितना होता है आपका 0.28, देखिए ये आपका स्टील है, एक आपका होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसका कितना होता है आपका, इसका होता है 0.305, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक ना एक को आपको ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मॉइस्चर ऑफ द स्लज इज रिड्यूस फ्रॉम 96% टू 92.5% इन ए स्लज डाइजेशन टैंक, ओके। ये क्या बोल रहा है कि कोई एक स्लज डाइजेशन टैंक है जिसमें जो उसका मॉइस्चर का जो स्लज होता है ऑलरेडी रिड्यूस कर रहा है, देन 96% टू 92.5%, ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन इन द स्लज क्वांटिटी इज, बताइए पॉइंट सॉरी, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को फार्मूला ऑलवेज याद होगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि V1 इजकल टू V1 बाई V2 इजकल टू 100 माइनस P2 बाई 100 माइनस P1, ठीक है। देखिए हमको इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमको 96% P1 और P2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए V2 बाई V1 इजकल टू हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 92.5, ठीक है। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग माइनस करेंगे, पहले हमको देखिए कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन निकालना है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन, ठीक है। तो हमको सबसे पहले V2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो V2 निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, V2 इजकल टू 100 से माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस करेंगे तो 100%, देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7.5 इंटू V1, ठीक है। अब हमको जब इसको सॉल्व करेंगे तो V2 इजकल टू कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो आएगा 0.533 V1, ठीक है। ये आपका V2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज रिडक्शन का वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम रिडक्शन
तो जो आपका फॉर्मूला होता है V1 माइनस V2 बाई V1 इंटू 100, ठीक है। तो V1 माइनस V2 कितना आपका निकल गया 0.533 V1, ठीक है, डिवाइडेड बाई V1 इंटू 100। यहाँ सब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। V1 में से इसको घटाइए तो आ जाएगा, फिर यहाँ से V1 से V1 कट जाएगा, फिर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम रिडक्शन जो आपका आ जाएगा 46.6% आएगा, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम रिडक्शन, ठीक है, आपको कितना आएगा 46.6%। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है, क्या इफ अ हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए रिवर, इफ अ हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए रिवर इज 2 मीटर एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेट स्लोप ऑफ ए कैनाल इज 0.0001, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल ऑन द रिवर बेड। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 11 RS, ये आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही चर्चित फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए हमको जिसमें आर क्या दिया हुआ है, आर कितना दिया आपका, आर आपका कितना है 11 इंटू आपका 2000 है, ठीक है, इंटू एस कितना है आपका 0.0001। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा पॉइंट हटाइए नीचे, ठीक है, 3 3 खत्म, 1 से 1 खत्म, ठीक है, 11 दूनी 22, 2.2 mm। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी, बताइए कंप्रेसिबिलिटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिक कांस्टेंट। बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखेगा एग्जाम में, ठीक है। बताइए ये क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बताइए। आप लोग जानते हैं C इक्वल टू 1/K, ठीक है, K मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और हम लोग इसमें कुछ पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। शियर मॉडुलस क्या होता है, शियर मॉडुलस क्या होता है, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव बैंड, फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव बैंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर में बी लीड टू द फॉर्मेशन एज अ कंप्लीट एस कर्व आल्सो नोन एज मेंडरिंग, ठीक है। ये आप लोग पढ़े हुए, गलती नहीं होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। बताइए इफ स्ट्रिक्टली comparable result are to be obtained in a compaction factor test, then the test is to carried out at a constant time interval is also known as। बताइए ये आपको कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट पूछ रहा है कि if a strictly comparable result are to be obtained in a compaction factor test, the test is to be carried out at a constant time interval is। सो कांस्टेंट टाइम में जब हम लोग कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो कांस्टेंट टाइम जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कितना टाइम इस पर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो कांस्टेंट टाइम आपका कितना होता है 2 मिनट, ठीक है। ए कन्वीनियंट टाइम ऑफ ए रिलीजिंग ऑफ ए कॉन्क्रीट, जिससे देखिए इसमें 3 हॉपर होता है, ये क्या आप लोग जानते हैं कि कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में 3 हॉपर होता है, ठीक है। तो आपका कोनिकल हॉपर होता है, 3 टाइप का हॉपर होता है ना, उसी से कंक्रीट पास होता है कि फर्स्ट हॉपर में कितना, फर्स्ट हॉपर से कंक्रीट पास होने में सेकंड हॉपर तक आने में कितना टाइम लगता है, वही इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें उसका जो टाइम लगता है मेनली आपका 2 मिनट लगता है, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मिक्सिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए लिमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स विद ए सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ 6 mm, ठीक है, कितना है 6 mm।
center line of a velocity is velocity of 1.8 meter. The velocity at a distance of 1 mm for from a boundary is, बताइए, from a boundary is, बताइए, थोड़ा सा ये नंबरिकल है, ठीक है। बनाइए, बताइए कितना आंसर इसका आएगा। चलिए हम लोग पहले बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए बनाते कैसे इसको हम लोग। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो इसको, अगर एक बार में बन रहा है तो सही बन रहा है तो बनाइए, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन एक बार में आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग मार्क को रिव्यू करके रखिए और लास्ट में अगर टाइम बचे तो ऐसा क्वेश्चन को आप डील कीजिएगा, ओके। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए 2 पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट यहाँ एक प्लेट यहाँ है, ठीक है। 2 प्लेट है, यहाँ से वाटर मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है वाटर, ठीक है। ये इसका जो टोटल हाइट दिया हुआ है कितना है, h, ठीक है। और ये इसका y दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, y, ये आपका y है, ठीक है, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का u इक्वल टू जो होता है -1/2 म्यू इंटू डो पी बाई डो एक्स इंटू एच वाई माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका इक्वेशन हो गया, जिसमें से आपका u क्या है, आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड एट एनी डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। और एच क्या है आपका, एच आपका जो हाइट है जो कि दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में होता है, ठीक है, उसका है। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं कि u कितना दिया हुआ आपका, u का वैल्यू आपका कितना है, आपका 1.8 है, ठीक है। कितना है, 1.8 है, ठीक है। और फिर -1/2 म्यू, ठीक है, डो पी बाई डो एक्स, ये आपका कितना है, चलिए ये h कितना है मेरा, h कितना है, 6 मीटर है ना, 6 इंटू वाई, वाई हम लोग कितना लेंगे, वाई देखिए ये टोटल आपका कितना है, आपका h है, लेकिन हम लोग को h कितना लेना है, y इक्वल टू h/2 मतलब 3 mm, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 3, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 म्यू डो पी बाई डो एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.2 आएगा, ठीक है। और नाउ देन हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 1 म्यू लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं, y इक्वल टू 1 लेने पे क्या होता है, 1 - 2 म्यू, ठीक है, डो पी बाई डो एक्स 6 इंटू 1 -1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, म्यू इक्वल टू कितना आएगा, -1/2 म्यू, ठीक है, डो पी बाई डो एक्स 6 - 1, ठीक है, 6 - 1, ये आपको कितना आ गया, पॉइंट, ये कितना आया था, 0.2, देखिए 0.2 आया था ना, 0.2 इंटू 5 कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5×10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं था, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला इजी, मतलब तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। देखिए यहाँ पर मास्टर सीरीज पार्ट नंबर 10 है, जो कि 11 होगा, 11 कर दीजिएगा। विच इज द फ्लोइंग इज हाईली परमेबल, बताइए इनमें से कौन सा है जो कि हाईली परमेबल है, ग्रेवल, इसका साइज बड़ा बड़ा होता है तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परमेबल है। देन सिल्ट, कोट सैंड या फिर क्ले, ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, क्या है, एन एक्यूरेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर इन ए डिटेल आइटम वाइज नोन एज डिटेल एस्टिमेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एस ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, बताइए। परटेनिंग टू द वेक्टर डेटा मॉडल इन ए जीआईएस ग्लोबल स्टेशन सर्वे, ठीक है। देखिए ऐसा क्या है कि टोपोलॉजी इज ए स्टैटिक एंड एनी अपडेशन एडिटिंग ऑफ ए वेक्टर डेटा रिक्वायर रीबिल्डिंग ऑफ टोपोलॉजी। क्या आपको ये सही लग रहा है क्या, टोपोलॉजी इज ए स्टैटिक एंड एनी अपडेशन एडिटिंग ऑफ ए वेक्टर डेटा रिक्वायर्ड है रीबिल्डिंग ऑफ टोपोलॉजी। जी कि हमको ये लग रहा है, जहाँ तक ये क्या पूछ रहा है कि
वेक्टर मॉडल इन जीआईएस, जो कि ये गलत है। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या कि एक्यूरेट ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ ए डेटा कैन बी मेंटेन्ड। क्या ये मेंटेन करता है जीआईएस सिस्टम? कि एक्यूरेट जो डेटा हम लोग को जहाँ से हम लोग एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या वो उस डेटा को क्या मेंटेन करता है? मेंटेन नहीं करता है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं क्या है कि कंटिन्यूअस डेटा, हाँ, कंटिन्यूअस डेटा लाइक ए एलिवेशन डेटा कैन बी इफेक्टिवली रिप्रेजेंटेड इन ए वेक्टर फॉर्म। ये सही है। जीआईएस मॉडल सिस्टम क्या बोलता है कि जब भी हम लोग जीआईएस मॉडल सिस्टम से हम लोग ये करते हैं, ठीक है, कौन गलती है पूछ रहा है, ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये दोनों था ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सही, ये दोनों सही है, लेकिन ये क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होता, इट मीन्स क्या, ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी गलत है। ये मतलब यही हम लोग इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी सही है। टोपोलॉजी इज अ स्टैटिक एंड एनी अपडेशन एडिक्शन ऑफ ए वेक्टर डेटा रिक्वायर रीबिल्डिंग ऑफ टोपोलॉजी। ये सही है आपका, ये इसके अकॉर्डिंग जीआईएस के अकॉर्डिंग ये सही बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन जो आपका है कि आपका देखिए क्या है कि एक्यूरेट ज्योग्राफिक लोकेशन ऑफ ए डेटा कैन बी मेंटेन्ड, हाँ, ये भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूरा इनकरेक्ट पूछ रहा था। ठीक है, इनकरेक्ट इट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है कि the sorry precipitation in the form of irregular pellets or lumps of ice of size more than 5 mm, then it is called hail. हेल का साइज कितना होता है? ग्रेटर देन 5 mm। ठीक है, और बताइए आपका ड्रीजल का साइज क्या होता है? रेनफॉल का साइज कितना होता है? रेन का साइज कितना होता है? रेन का साइज जो आपका होता है कितना होता है? ग्रेटर देन 0.5 mm। ठीक है, ड्रीजल का साइज लेस देन 0.5 mm। ठीक है, हेल का साइज कितना होता है? ग्रेटर देन 5 mm। इसको और बोल सकते हैं कितना? 50 mm। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Which of the following an angle can be set with the help of French cross staff? बताइए, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को हम लोग सेट करते हैं, इसको एंगल कितना होता है? 45 प्लस 90 प्लस 135 डिग्री। ये 3 डिग्री जो हम लोग फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, एक आपका तो आपका होता है क्या, एडजस्टेबल स्टाफ होता है। ठीक है, क्या एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, इसको हम लोग यूज करते हैं एनी एंगल पे। ठीक है, इट इज यूज फॉर सेटिंग आउट ऑफ ऑफसेट एट एनी एंगल। हमको कोई भी एंगल पर हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस स्टाफ मतलब एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ सेट एट एनी एंगल। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ओके, एक आपका था ओपिटिकल स्क्वायर। ठीक है, ओपिटिकल स्क्वायर में जो आपका इसको हम लोग सेट करते हैं, सेट आउट एट ए राइट एंगल। ठीक है, एलवेज सेट आउट ए राइट एंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ वैल्यू ऑफ द ए बी सी एंड डी ऑफ ए ग्रुप इंडेक्स। ठीक है, ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इसके बारे में क्या पूछ रहे थे? ग्रुप इंडेक्स विल बी, बताइए ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला कितना होता है? जी आई इजकल टू 0.2 ए प्लस 0.005 ए सी प्लस 0.01 बी डी। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 0.2 इंटू ए कितना है? 20 प्लस 0.005 ए कितना है आपका? 20 इंटू सी कितना है? 20। ठीक है, प्लस 0.01 बी कितना है आपका? बी आपका है ना 30 इंटू डी कितना है आपका? 10। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा
तो कितना है देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये 4 हो गया प्लस 2 हो गया, ठीक है, प्लस ये 3 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है, इसको ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और कुछ नहीं पूछा, ए बी सी डी का वैल्यू दे दिया है, उसके बारे में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेन केलमन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज फॉर डिजाइन ऑफ, बताइए बेन केलमन मेथड जो होता है हम लोग इसको यूज करते हैं किस पेमेंट के लिए, रिजिड पेमेंट, ऑन ए रिजिड पेमेंट, रिजिड या फ्लेक्सिबल या देखिए बेंकेलमन बीम मेथड जो होता है ना, बेंकेलमन बेंकेलमन बीम डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन मेथड होता है, ये एलवेज यूज फॉर फ्लेक्सिबल ओवर ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट, ठीक है। बेंकेलमन बीम डिफ्लेक्शन एलवेज हम लोग किस में यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट में, ठीक है। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a transition curve is introduced, the transition curve is introduced between a straight line and curve such that super elevation is 15 centimeter introduced over the curve, and if the rate of the super elevation is 1 in 500, then the length of the transition curve is, बताइए इसमें क्या दिया हुआ है, इफ ए ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड कर्व, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व स्ट्रेट लाइन एंड कर्व होता है, ठीक है, जिसका सुपर एलिवेशन दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इंट्रोड्यूस ओवर कर्व, एंड इफ द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन कितना दिया 1 in 500, ठीक है। तो हमको लेंथ पूछ रहा है, तो इसका फर्स्ट केस क्या होता है, फर्स्ट केस क्या होता है आपका रोटेशन, पेमेंट का रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट नियर एज, इनर एज, ठीक है। और आपका इसमें एक और आपका जो ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका दो केस होता है, ये आपका ये केस हो गया कि रोटेशन जो पेमेंट का रोटेशन होता है अबाउट आपका एज के एज से ये पेमेंट रोटेट करेगा। दूसरा जो होता है रोटेशन अबाउट सेंटर, रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट ठीक है सेंटर। तो चलिए हम लोग फर्स्ट का रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट एज में जो फार्मूला होता है आपका, इसमें क्या होता है एल इजकल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इजकल टू एन इंटू ई, ठीक है। इसमें जो आपका रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट सेंटर में जो इसका फॉर्मूला होता है, ये कुछ नहीं होता है, जैसे एन ई हुआ ना, इसका हाफ कर देंगे, जैसे इसमें हो गया लेंथ इजकल टू एन ई डिवाइडेड बाय 2, बस ये करना है, ठीक है। एन एन क्या आपका रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है, ये क्या आपका सुपर एलिवेशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन कितना दिया हुआ है। अगर हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट में हम लोग अगर वैल्यू पुट करते हैं एल इजकल टू क्या एन इंटू ई, एन कितना दिया आपको, एन आपका कितना है 500 है, इंटू 15 कितना आ गया 7500 हो गया, ठीक है। इसे हम लोग बोल सकते हैं 75 मीटर बोल सकते हैं, ये आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग अगर केस हम लोग सेकंड केस में रखते हैं वैल्यू, केस सेकंड केस में क्या है आपका लेंथ इजकल टू कितना हो जाएगा, इसका कुछ लेंथ अगर इसका फर्स्ट केस में जितना रखे हैं सेकंड केस में उसका हाफ है, तो 75 का हाफ हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा 37.5 मीटर, ठीक है। जो कि हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन देख रहे हैं 75 का आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा
37.5 आपका ऑप्शन में नहीं रहा, तो जो आपका फर्स्ट केस में रखा है, मतलब आपको वैल्यू दोनों केस में रखना पड़ेगा, ठीक है। केस फर्स्ट में भी रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट एज, दूसरा जो है कि रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट सेंटर, ठीक है। दोनों में वैल्यू रखिए, आप आंसर निकाल सकते हैं। जो आंसर दिया हुआ आप उस आंसर को टिक करें और आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए क्या है कि द डिजाइन प्रोसीजर एक्सेप्टिंग हुक्स लॉ इज नोन एज, बताइए हुक्स लॉ इज नोन एज क्या होता है इसमें से? हुक्स लॉ इज नोन एज द डिजाइन प्रोसीजर एक्सेप्टिंग हुक्स लॉ इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। मोहर्स नहीं होगा, मैकुलिस नहीं होगा, आपका कैस्टिग्लियानो नहीं होगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। देखिए क्या है कि क्या है, इन ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम वर्क इफ डिटेल ऑफ ए स्टील आर नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ ए स्टील में बी टेकन, बताइए इसमें जो इफ ए डिटेल ऑफ स्टील, डिटेल, ओके यार क्या हो रहा है, देखिए इफ डिटेल ऑफ स्टील आर नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, इसमें स्टील जो दिया हुआ वो स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ स्टील में भी टेकन, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्टील कितना लेंगे, बताइए। अगर हम लोग स्टील डिटेल, अगर हम लोग आरसीसी कोई आरसीसी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमको किसी भी ड्राइंग में डिटेल स्टील का जो वैल्यू दिया हुआ है वो मेंशन नहीं है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्टील कैसे फाइंड आउट करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ स्टील हम लोग निकालेंगे कैसे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि 0.6% टू से लेकर 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है। मतलब मेनली 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम हम लोग मेजर करेंगे, मतलब कंसिडर करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्टील जो हम लोग कंसिडर लेंगे, हम लोग कितना लेंगे, 0.1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम के 0.1% लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें एक और आपका कुछ वैल्यू है जो कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर स्टील में, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट फॉर फाउंडेशन, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट फॉर फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन में भी आपको डिटेल ड्राइंग नहीं दिया गया है, तो इसमें जो हम लोग आपको वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्टील जो हम लोग टेकन करेंगे कितना लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टील हम लोग जो टेकन करेंगे कितना लेना है, 0.5 टू 0.8%, 0.8%, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट, द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट टू द पंप इज नोन एज ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट, ठीक है, टू द पावर इनपुट ऑफ द पंप इज नोन एज ओवरऑल एफिशिएंसी, ये ओवरऑल एफिशिएंसी का बात बता रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग इसमें और पढ़ते हैं सारा, हम लोग पढ़ते हैं कि मैंने थी आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, बताइए। मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इम्पेलर पावर डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर, ठीक है, इम्पेलर पावर डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर, ये आपका क्या हो गया, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है। ओवरऑल एफिशिएंसी तो आपको बता ही दिए कि पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द इनपुट ऑफ द पंप, ठीक है। इसके बाद एक और आपका जो होता है कि आपका मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी तो आपको होता है कि मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाय हेड ऑफ इम्पेलर पावर, हेड ऑफ इम्पेलर हेड ऑफ इम्पेलर टू वाटर, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है कि ग्रुएंट्स आर एडॉप्टेड फॉर ए रिवर बैंक ऑफ ए प्रोटेक्शन वर्क वेर इट इज पहले इंक्लाइंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये देखिए यही इंपॉर्टेंट है,
inclined downstream of the direction of the flow of the river. It is designated which of the following, बताइए। हम लोग ग्रेन्स मेनली हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है। एक आपका रिपेलिंग ग्रेन्स होगा, ठीक है, रिपेलिंग ग्रेन्स होता है आपका, एक आपका अट्रैक्टिंग ग्रेन्स होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, इसमें बोला कि ग्रेन्स जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम पार्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सा ग्रेन्स होता है, रिपेलिंग ग्रेन्स होगा या फिर आपका अट्रैक्टिंग ग्रेन्स होगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए। अगर डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें से देख रहे हैं कि इसमें जो अल्फाबेट नंबर डी है ABCD, जो कि आपका स्टार्टिंग से आपका आता है, मतलब अल्फाबेटिक में स्टार्टिंग में आपका क्या आता है, डी आता है। तो ABCD, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, ठीक है। अगर यही आपका रहता कि अप स्ट्रीम, ठीक है, अगर अप स्ट्रीम रहता तो हम क्या मारते हैं, रिपेलिंग ग्रेन्स मारते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नागपुर कॉन्फ्रेंस, द विड्थ ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ आइडियल नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग, बताइए। हार्ड रॉक कटिंग में नेशनल हाईवे का विड्थ कितना है। हार्ड रॉक कटिंग फॉर नेशनल हाईवे फॉर्मेशन विड्थ कितना होगा, 7.9 मीटर, ठीक है। कितना था, 7.9 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर स्लैब विल बिहेव एज ए वन वे स्लैब, बताइए। वन वे स्लैब इट मीन्स ओनली फॉर टू कहाँ क्या, सिंपली सपोर्टेड अलोंग ए टू अपोजिट साइड, यही आपका ऑप्शन है। अगर वन वे स्लैब होगा तो इसमें जो आपका सिंपली इसका जो सपोर्ट होगा ओनली टू अपोजिट साइड होगा, ठीक है। अगर आप अगर आपको बोलेगा कि टू वे स्लैब है, ठीक है, तो टू वे स्लैब में क्या आएगा, सिंपली सपोर्टेड अलोंग ए फोर एज, इसमें फोर एज चारों कोना से ये सपोर्ट करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू वे स्लैब, ठीक है। Ly/Lx लेस देन 2, एक होता है Ly/Lx ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसमें से वन वे टू वे कौन है, चलिए आपका टू वन वे स्लैब, ये आपका हो गया टू वे स्लैब, ये आपका हो गया वन वे स्लैब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैंट चार्ट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट, बताइए। गैंट चार्ट आपको क्या कौन सा डेटा आपको प्रोवाइड करता है, डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, या फिर आपका प्रोडक्शन ऑफ शेड्यूल, या फिर मटेरियल हैंडलिंग लेआउट, या फिर ब्रेकिंग पॉइंट एनालिसिस। हम लोग जानते हैं कि गेटिंग चार्ट जो होता है वो एलवेज क्या इन्फॉर्म करता है आपको, इन्फॉर्म करता है एलवेज प्रोडक्शन शेड्यूल, ठीक है। क्या प्रोडक्शन शेड्यूल को ये इन्फॉर्म करता है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि गली ट्रैप, अरे यार देखिए क्या है गली ट्रैप और प्रोवाइडेड एट जंक्शन ऑफ, बताइए गली ट्रैप हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, देखिए नाम से पकड़िए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग नाम से पढ़िए, गली इट मीन्स क्या, आपका रूम से बाहर, ठीक है। गली इट मीन्स क्या, रूम से बाहर। एक समझने के लिए आपको मैं क्लू बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। ये गली मीन्स क्या, रूम से बाहर, ठीक है। तो एक गली ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट ए जंक्शन ऑफ, बताइए गली ट्रैप क्या होता है। गली ट्रैप एक ऐसा ट्रैप होता है जो हम लोग हाउस के, अपने घर के बाहर हम लोग एक सैनिटरी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी आपका जैसे देखिए किचन का वेस्ट वाटर हो गया, ठीक है, आपका वॉशरूम का वेस्ट वाटर हो गया, जितने भी वेस्ट वाटर हैं आपका गली ट्रैप के माध्यम से होते हुए आपका मेन ट्रैप में जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गली ट्रैप बोलते हैं। इसका ऑप्शन क्या है कि एनी हाउस ऑफ द ड्रेन, नहीं होगा। ए रूफ ड्रेन एंड अदर ड्रेन कम्स फ्रॉम किचन और बाथरूम, यही ऑप्शन सही है। ये हाउस ऑफ द ड्रेन, ये भी नहीं। गली ट्रैप और प्रोवाइडेड एट द जंक्शन हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, एट रूफ ड्रेन, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट बताइए विथ सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन ए सीवर। बताइए सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन ए सीवर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। द सिल्टिंग एंड स्कोरिंग बोथ occurs at the bottom, neither silting not scoring। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इट मीन्स क्या, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इट मीन्स उसका जो वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी हुआ होना चाहिए, ताकि जो मेरा जो सीवर है, जो मेरा सीवर जो मेरा बना हुआ है उसके अंदर कुछ भी सिल्टिंग या फिर स्कोरिंग का कोई फेनोमेना हमको देखने के ना मिले। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी बोलते हैं। अब मिनिमम जो आपका सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आपका होता है .45 मीटर पर सेकंड, उतना उसमें वेलोसिटी होना चाहिए ताकि नेदर सिल्टिंग और नॉट स्कोरिंग का कंडीशन फॉलो हो। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट थ्योरी हैज टेकन IS 456 द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि एक्सियल पूछा है। ठीक है, एक्सियल यहाँ कुछ दे देगा आपका बेंडिंग, तो आप मार दीजिएगा दूसरा। तो इसलिए एक्सियल कंप्रेशन में क्या होता है 0.002, 0.002, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्या था, द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट इन ए बेंडिंग, इन केस ऑफ बेंडिंग। तो बेंडिंग के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ बेंडिंग, इसमें जो था मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होगा क्या था 0.0035। ओके, 0.0035। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन RCC beam, the main reinforcement consists of 16 mm dia, and then the core segregate usually 20 mm. The horizontal distance between the two parallel reinforcing, बताइए, the horizontal distance पूछ रहा है, कैसे निकलेगा बताइए। अगर मेरे पास कोई एक आपका RCC बीम है, ठीक है, जिसमें हम लोग मेन रेनफोर्समेंट कितने दिए, हम लोग मेन रेनफोर्समेंट हम लोग 16 mm का दे रहे हैं। ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कितना पड़ रहा है 60 mm का। ठीक है, और उसमें हम लोग जो कोर्स हम लोग जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं जिसका साइज कितना है 20 mm। ठीक है, 20 mm है। ठीक है, तो 20 mm को हम लोग, तो क्या पूछ रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेनफोर्सिंग, दो पैरेलल जो रेनफोर्स है, मेन रेनफोर्समेंट है, उसका बीच का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, नॉट विलेज देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं IS कोड के प्रोविजन से हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए कोई भी हम लोग अगर कोई भी डाया हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान के चलिए हम लोग 16 mm का डाया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, जो मेरा एग्रीगेट का साइज दिया हुआ है उसे हम लोग 5 mm ज़्यादा लेंगे। इसलिए लेंगे कि 5 mm ज़्यादा आपका IS कोडल प्रोविजन है। वो वैल्यू लेने से क्या होगा कि वो वैल्यू अगर हम लोग कॉन्क्रीट वहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग मान के चलिए कि 200 बाई 200 का हम लोग को बीम बना रहे हैं। ठीक है, बीम में हम लोग मेन रेनफोर्समेंट हम लोग दिए कितना 16 mm का। ठीक है, 16 mm के बार हम लोग थ्रू आउट दिए हुए हैं लोगिटिनल रेनफोर्समेंट। तब उसमें जो हम लोग मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो हम लोग यूज़ करेंगे 20 mm का। ठीक है, ये भी आपका IS कोडल प्रोविजन है। लेकिन हमको उसमें जो साइज हम लोग जो दो गो बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे मेन रेनफोर्समेंट रहेगा, उसके बीच का जो पैरेलल स्पेसिंग रहेगा ना 5 mm का गैप से हम लोग और 5 mm गैप हम लोग देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कंक्रीट आएगा, वहाँ पर कंक्रीट उसके उस पैरेलल दोनों के बीच में कंक्रीट फील होना चाहिए। अगर कंक्रीट फील नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो उस एरिया वीक सेक्शन बन जाएगा, जिससे क्या होगा कंक्रीट फेल होने का चांसेस बनता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका 20 mm प्लस 5 mm, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। IS कोडल प्रोविजन है, मतलब 25 mm होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि स्टोक्स लॉ वैलिड इन ओनली इन द साइज ऑफ, बताइए 0.22 0.0002, 0.22 0.0002, ये आपका स्टोक्स लॉ का वैल्यू यही है, पार्टिकल साइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का है। नाइट्रेट ग्रेटर देन 45 ppm, ठीक है, इससे क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रेट से क्या होता है, मिनीमाता होता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ होता है, केविटी इन टीथ होता है, या फिर मेमो मेथोग्लोबिनिया होता है। 45 से आपका हो गया आपका
मेथियोग्लोबिमिया, ठीक है। मरकरी, फ्लोराइड, फ्लोराइड इज लेस देन, फ्लोराइड ग्रेटर देन, अच्छा फ्लोराइड इज लेस देन 1, इससे क्या होगा आपका केविटी होगा, ठीक है। इससे क्या आपका होगा केविटी होगा। क्या होगा इससे आपका जो फ्लोराइड जो लेस देन 1 दिया, इससे क्या आपका होगा केविटी होगा, ठीक है। और फ्लोराइड ग्रेटर देन 0.5 डिस्कलराइजेशन ऑफ टीथ, देखिए तो मिल रहा है P4 3 गो में, ठीक है। उसके बाद Q का हम लोग का आ रहा है R का आ रहा है हमको, R का 3, R का 3 Q ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्चार्ज, ठीक है। क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन डिस्चार्ज दैट द रिलेटिव कांस्टेंट एंड फिक्स विद इन लिमिट इज, बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज गिव डिस्चार्ज दैट इज रिलेटिवली कांस्टेंट एंड फिक्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मॉडुलर आउटलेट बोलते हैं, सेमी मॉड्यूल बोलते हैं, या फिर नॉन मॉडुलर आउटलेट बोलते हैं। देखिए ये आपका मेनली जो कंसेप्ट होता है ये केनाल से है। केनाल आउटलेट का ये है कि हम लोग केनाल आउटलेट मेनली 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला आपका होता है नॉन मॉडुलर आउटलेट, सेकेंड आपका होता है क्या सेमी मॉडुलर आउटलेट, और थर्ड जो आपका होता है कि मॉडुलर आउटलेट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मॉडुलर आउटलेट, ठीक है। तो मॉडुलर आउटलेट क्या होता है, तो देखिए मॉडुलर आउटलेट एक ऐसा आउटलेट है कि इसमें जो डिस्चार्ज जो होता है ना, डिस्चार्ज आपको कांस्टेंट होता है, ठीक है। डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है एंड फिक्स भी होता है, ठीक है। डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रिजिड मॉड्यूल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं रिजिड मॉड्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मॉडुलर आउटलेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम और जानते हैं कि नॉन मॉडुलर आउटलेट क्या होता है। नॉन मॉडुलर आउटलेट क्या होता है, देखिए नॉन मॉडुलर आउटलेट तो सबसे पहले हम जो इसमें डाया ऑफ पाइप हम लोग यूज करते हैं। डाया ऑफ पाइप जो होता है आपका कितना होता है 10 से 30 सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है। डाया ऑफ पाइप, ठीक है। इसमें हम लोग और क्या देखते हैं, ये जो आपका नॉन मॉडुलर आउटलेट जो होता है ये मेनली इट इज सुटेबल फॉर, ये जो सुटेबल होता है आपका लो हेड कंडीशन के लिए, ठीक है। इसका जो लो हेड कंडीशन के लिए नॉन मॉडुलर आउटलेट यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो आपका डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज डिपेंड करता है वाटर लेवल पर, ठीक है, बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स, ठीक है। इसका जो हम लोग बोल सकते हैं ये डिपेंड अपॉन डिस्चार्ज डिपेंड अपॉन difference of water level and वाटर कोर्स, ठीक है। वाटर लेवल और वाटर कोर्स के डिफरेंस पे पे डिपेंड करता है, ठीक है। और नॉन मॉडुलर आउटलेट, ठीक है, इसका डाया ऑफ पाइप कितना होता है 10 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि नॉन मॉडुलर आउटलेट का एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देते हैं क्या, देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया आपका सबमर्ज पाइप, सबमर्ज पाइप जो एग्जाम्पल किसका आपका नॉन मॉडुलर आउटलेट का, ठीक है। और हम लोग जानते हैं देखिए मॉडुलर पाइप है, ठीक है, मॉडुलर आउटलेट, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल जो आपका होगा गिब्स होगा, GIBBS गिब्स मॉड्यूल, ठीक है। ये भी एग्जांपल किसका आपका है आपका मॉडुलर आउटलेट का। इसका एग्जांपल भी पूछता है, जैसे इसमें इसका डिफिनेशन पूछ दिया कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, ठीक है। डिस्चार्ज दैट इज रिलेटिवली कांस्टेंट, डिस्चार्ज कांस्टेंट किसका होता है मॉडुलर आउटलेट का होता है, ठीक है। मॉडुलर आउटलेट में डिस्चार्ज का कांस्टेंट होता है। इसका जो एग्जांपल होता है आपका गिब्स मॉड्यूल होता है, ठीक है।
अब हम लोग सेकंड इसका दूसरा जो इसका पार्ट है आपका क्या, नन मॉडुलर है, नन मॉडुलर मॉड्यूल। तो नन मॉडुलर मॉड्यूल में जो आपका डाया ऑफ पाइप होता है कितना, 10 से 30 सेंटीमीटर का, 10 से 30 सेंटीमीटर का पाइप होता है, ठीक है। इसका जो इसमें जो डिस्चार्ज डिपेंड करता है, डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम द वाटर कोर्स, ठीक है। डिस्चार्ज डिपेंड अपॉन वाटर लेवल फ्रॉम द वाटर कोर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। देखिए सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए आरसीसी कॉलम इज द रेशियो, बताइए। सिलेंडरनेस रेशियो आरसीसी कॉलम इज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द, क्या होगा जी, बताइए। लॉन्गर स्पान, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, शॉर्टर ऑफ द कॉलम, शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ वेरिएशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। इसमें हम लोग लेमडा का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 3 है, या फिर लेमडा का वैल्यू ग्रेटर देन 12, या फिर लेस देन 3, या फिर लेमडा का वैल्यू ग्रेटर देन 12। देखिए लेमडा का वैल्यू लेस देन 3 हो, ये आपका किसका होगा, पेडेस्ट्रियल के लिए, हो गया। अब लेमडा का वैल्यू लेस देन 3 से 12 मतलब शॉर्ट कॉलम, लेमडा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये किसका क्या हो गया, लॉन्ग कॉलम, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर्स इज लीस्ट कंसर्न इन ए केस ऑफ सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, बताइए इनमें से कौन सा कंसर्न है, ठीक है, जो कि आपका लीस्ट है, देख रहे हैं ना, लीस्ट कंसर्न इन ए केस ऑफ सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। सेंड एग्रीगेट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर पाउडर रेशियो, या फिर टाइप ऑफ एडमिक्सचर। तो इसमें जो हम लोग जानते हैं कि इसमें लीस्ट कंसर्न है इन केस ऑफ सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट सैंड एग्रीगेट रेशियो, ये सही है। वाटर सीमेंट रेशियो, या फिर वाटर पाउडर रेशियो, और टाइप्स ऑफ एग्रीगेट। वाटर पाउडर रेशियो ये लीस्ट कंसर्न है, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लीस्ट कंसर्न, ठीक है। क्या है, लीस्ट कंसर्न, वाटर सीमेंट रेशियो इज द लीस्ट कंसर्न इन ए केस ऑफ आपका सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ और जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं कि जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है, ठीक है, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है, इसमें जो आपका बताइए कि इसमें जो आपका वाटर कितना लीटर, इसमें कितना लीटर से कम नहीं होना चाहिए। फ्री वाटर should not be less than 200 लीटर पर क्यूबिक, ठीक है, ऑफ कॉन्क्रीट। फ्री वाटर जो इसमें लगता है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में 200 लीटर पर क्यूबिक, 200 लीटर पर क्यूबिक ऑफ कंक्रीट, इसमें इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो आपका वाटर पाउडर रेशियो जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, वाटर पाउडर रेशियो का, वाटर बाय पाउडर रेशियो, पाउडर जो रेशियो होता है इसका कितना होता है, 0.8 से 1.1 होता है, ठीक है, वाटर बाय पाउडर रेशियो, ठीक है। इसमें जो हम लोग को फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में हम लोग कौन सा ग्रेड का सीमेंट यूज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट 43 ग्रेड और 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट कॉमनली यूज, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं।
क्या कि द रिकमेंडेड एलम डोज कितना होता है? 5 से 85 टेम्परेचर, 5 से 85। द रिकमेंडेड एलम डोज फॉर ए कोगुलेशन इन द रेंज ऑफ इसका रेंज कितना होता है? 5 से 85। ये वैल्यू याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी लेटेस्ट में ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू इरिगेशन एफिशिएंसी द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन, बताइए कौन सा किसका फॉर्मूला दिया हुआ है? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी नहीं होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी ये भी नहीं होगा, वाटर कन्वेनिंग एफिशिएंसी ये भी नहीं होगा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड, मतलब फील्ड से कितने वाटर इसके रूट जोन में गया, ठीक है, कितने रूट जोन में जाकर स्टोर हुआ, कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर रूट जोन में गया, और हम लोग फील्ड से कितना सप्लाई किए थे, बस वही उसी का डिफरेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। इससे फिर हम लोग जानते हैं कि कन्वेनियंस एफिशिएंसी क्या होता है, बताइए कन्वेनियंस एफिशिएंसी क्या होता है? कन्वेनियंस एफिशिएंसी होता है कि वाटर इज डिलीवर्ड, ठीक है, वाटर इज डिलीवर्ड टू द फील्ड बाय डिवाइडेड बाय डाइवर्टेड वाटर, मतलब वाटर कितना डाइवर्ट किए थे टू द फील्ड के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। देखिए डीप, बताइए डीप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एट ए मैग्नेटिक पोल, बताइए उसका एंगल कितना होता है? डीप ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल टू द मैग्नेटिक पोल 90 डिग्री। इसे तो पूछना ही नहीं है, डायरेक्ट मारिए 90 डिग्री। जहाँ पोल बोला तो, जहाँ इक्वेटर बोलेगा तो 0 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि गिब्स एक रिलेशन दे दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे दिया, पोटेंशियल रेशियो दे दिया है, एक मॉडुलस दे दिया है, बल्क मॉडुलस दे दिया है, इसका रिलेशन बताइए। ई इजकल टू जी इजकल टू, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं ना, ई इजकल टू 2g 1 प्लस म्यू। एक और क्या जानते हैं? ई इजकल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं? अच्छा कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है, वही तो सोच रहे हैं कि इनकरेक्ट कौन सा गलत है। इजकल टू 1 प्लस म्यू, कौन गलत है आपका? यही गलत है, 1 + 2 म्यू नहीं होगा, 1 - 2 म्यू होता है। इजकल टू 9 के 3 का प्लस जी, ये आपका ये भी सही है, इजकल टू 3k - 2g डिवाइडेड बाई 2, ये भी आपका ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला को ये किया गया है, कैसे होगा? ये इजकल टू 2g 1 + म्यू होता है ना, पर यहाँ क्या लिया? 1 + 2 म्यू लिया है, 2 म्यू लिया है, ये आपका म्यू है, ठीक है, ये क्या है? म्यू है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि यू हैव ए कंटेनर फिल्ड विद ए फ्लूड, ठीक है, अप टू द मार्क ऑफ 2 लीटर, द वेट ऑफ ए फ्लूड इज ऑब्जर्व टू ए 6.2 न्यूटन, ठीक है, 6.2 न्यूटन। व्हाट विल बी द स्पेसिफिक वेट, बताइए इसका वेट निकालने का, वेट कैसे निकलेगा? कोई एक कंटेनर है, ठीक है, कोई एक कंटेनर है जिसमें फ्लूड भरा हुआ है, कितना? 2 लीटर उसमें फ्लूड है, ठीक है, और उस पर जो फोर्स, उस पर उसका जो वेट कितना है? 6.2 न्यूटन है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं? स्पेसिफिक वेट वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वेट कितना है? 6.2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर 0.00, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ऑप्शन 3.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एसर्शन एरिएशन ऑफ वाटर, बताइए एरिएशन ऑफ वाटर इज कैरिड आउट, एरिएशन के रिमूव करता है वायलेंट गैस मतलब रिमूव गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फेट हो गया, ये सारे रिमूव करते हैं आपका एरिएशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट,
नेक्स्ट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। बताइए किस कंडीशन में आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। और यहाँ थोड़ा इसको गलती लिख दिया है ना, ये थोड़ा इसको गलती ये जो होगा आपका B इजकल टू डी होगा, ठीक है, B इजकल टू डी एंड M इजकल टू D/3 होगा। ओके, बताइए ये कंडीशन ये कब होगा, क्या है, क्या है, रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल है। इसका फॉर्मूला कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर चैनल में जो आपका हाइड्रोलिक रेडियस होता है y/2 होता है। तो D/2 हम लोग कहीं देख रहे हैं, देखिए तो D/2 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम डिस्चार्ज और रेक्टेंगुलर सेक्शन इज नोटेशन इज रेक्टेंगुलर चैनल दे दिया है ना, रेक्टेंगुलर चैनल, तो तुरंत मारिए। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक H इजकल टू हाइड्रोलिक रेडियस R इजकल टू होता है D/2, या फिर इसे हम लोग Y0/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। क्या है, इन वॉल सपोर्ट सिस्टम द थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब इज जनरली वेरी फ्रॉम, सपोर्ट सिस्टम थिकनेस ऑफ स्लैब वेरी फ्रॉम 100 से 200 mm, ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल वेरी फ्रॉम 100 से 200 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, फाइंड द डेल्टा पूछ रहा है, ठीक है, ड्यूटी कितना दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला लगाइए तुरंत, क्या जानते हैं, डेल्टा इजकल टू 8.64 B बाई, अरे यार, डेल्टा इजकल टू, डेल्टा इन मीटर में क्या होता है 8.64 B/D, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, हमको निकालना क्या है, हमको डेल्टा निकालना है, ठीक है। तो 8.64 इंटू बी कितना दिया हुआ है 240 डेज, डी कितना है आपका ड्यूटी 1728, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा इसे बताइए। चौसठ 17, देखिए तो इसका डबल है 2 से 12, ठीक है, मतलब 120 सेंटीमीटर, डेल इजकल टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन ए लेमनिस्केट कर्व द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द पोलर रे एंड द टेंजेंट एट द कमिंसेंट ऑफ द कर्व इज, बताइए क्या होगा ये। In a lemniscate curve, the angle between the tangent at the end of a polar ray and the tangent at the comincident of the curve is known as, किसकी कितने कितने टाइम्स होता है, इक्वल टू होता है, डबल होता है, या फिर 3 टाइम्स होता है। इसका 3 टाइम्स होता है, ठीक है। एंगल ऑफ जो टेंजेंट होता है ना, एंगल ऑफ टेंजेंट ऑफ द पोलर, ये जो 3 टाइम्स होता है एंगल ऑफ कमिंसेंट, ठीक है, याद रखिएगा 3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ रिलोन्स नंबर द रिलोन्स नंबर कितना दिया मोर देन 2800 इन केस ऑफ पाइप, के केस में कितना दिया मोर देन 2800, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा फ्लो है। हम लोग क्या जानते हैं, रिलोन्स नंबर इक्वल टू, अगर रिलोन्स नंबर लेस देन रहेगा 2000 तो हम लोग क्या होता है लेमिनार फ्लो, रिलोन्स नंबर 2000 से 4000 के बीच रहेगा तब ट्रांजिशन फ्लो, रिलेवेंस नंबर ग्रेटर देन 4000 क्या जगह ये टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन मेरा वैल्यू कितना है मोर देन 2800, मतलब इसके बीच लाई कर रहा है, ठीक है, इसके बीच है, लेकिन दो
कम भी हमको लगता है ये होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, नेदर लेमिनार नेदर टर्बुलेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि माइल्ड स्टील फ्लेट फ्लैट दिया, एक माइल्ड स्टील फ्लैट 175 में दिया हुआ है, जिसका वाइड कितना है 10 mm है, थिकनेस कितना 4.75 मीटर है, लॉन्ग है, सॉरी 4.75 मीटर लॉन्ग है, एंड कैरिंग एक्सियल लोड कितना 23.5 किलो न्यूटन का। डिटरमाइन द स्ट्रेस, बताइए स्ट्रेस, स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है जी? स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया वो कितना है 175 इंटू 10 कितना आएगा 1750। सॉरी ये एरिया होगा ना, कितना एरिया कितना है आपका 1750। अब पी लोड कितना है 23 किलो न्यूटन में, तो न्यूटन में करेंगे तो 500। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 175 है, 175 में एक मरते लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 1 1 1 1 दो को में है, 2 से फिर करेंगे तो नहीं, 3 से 3 एक ही दिया 13.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको डिवाइड दे लीजिएगा, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A lighthouse, a lighthouse is visible above the horizon at a certain station at the sea level. The distance between the station of a lighthouse is 50 किलोमीटर. The height of the lighthouse, बताइए हाइट कैसे निकलेगा? हाइट इसका तो निकालने के लिए 3.8 सॉरी एक मिनट यार, जल्दी के चक्कर में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। क्या है डिस्टेंस इक्वल फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस इक्वल टू 3.855 रूट 50 किलोमीटर में दिया हुआ है ना। तो ये कि आपका एलवेज जो आपका डिस्टेंस रहता है वो आपका एलवेज किलोमीटर में रहता है, तो हम लोग कितना इसको 7 लेंगे एवरेज में, फिर 3.855 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वही इसका आंसर है। 7 × 35 के 5 बाकी में 3, 7 × 35 3, 38 के 8, नहीं 7 × 35 35, सही है, प्लस पॉइंट, सॉरी ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना, जो मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आएगा। 7 × 35 के 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हो गया, तो फिर यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा, पॉइंट, फिर 8 7 1 8 6 1 168 मीटर। ठीक है, 168 मीटर ऑप्शन नंबर। तो आज का वीडियो यहीं पे का है। ठीक है, तो हम लोग ये करीब करीब अच्छे क्वेश्चन जो कि आने वाले आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इस बार 2025 का SSC JEE देने वाले हैं। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन दीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।